हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 40 बनाना रहेगा और यही पैटर्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का भी रहेगा। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 बनाना रहेगा। तो ये मॉडल पेपर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस मॉडल पेपर को आपको शुरू से लेकर अंत तक सॉल्व करना है और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था। तो ऑस्ट्रिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस का सम्राट यानी रूस का राजा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक की रचना की है। तो दास कैपिटल पुस्तक की रचना की है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दास कैपिटल पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो 1867 ईस्वी में हुआ, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पाँच नंबर प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। यहाँ पे आपको बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बारदोली कहाँ पे है। तो गुजरात राज्य में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, छः नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सात नंबर प्रश्न है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो 1870 ईस्वी में लागू हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आठ नंबर प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था। तो 1944 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो अमेरिका में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, नौ नंबर प्रश्न है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो जो रूसो था ये फ्रांस का दार्शनिक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। यहाँ पे आपको बताना है
कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनारी संगठन से था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्राटस्की ने किया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। इस मॉडल पेपर में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक सॉल्व कीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपका 48 में से 40 प्रश्न सही हुआ कि नहीं हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। यहाँ पे आपको बताना है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तो 200 किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित नेहरू जी थे, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो कुल जल का 96.6% भाग महासागरों में निहित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस देश में जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो बांग्लादेश में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। इसमें से आपको बताना है कि खरीफ फसल कौन सा है, तो जो चावल होता है ये खरीफ फसल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गेहूं होता है ये रबी फसल होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो सीमांत सड़कें नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है,
तो हाजीपुर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो 5283 किलोमीटर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो अब्राहम लिंकन का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अब्राहम लिंकन कहाँ के रहने वाले थे, तो अमेरिका का रहने वाले थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग है। यहाँ पे आपको बताना है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो लगभग 71 करोड़ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में मतदाता होने की आयु कितनी है, तो 18 वर्ष है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है, तो लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है, यही कथन सही है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितनी स्तरीय हैं, तो 3 स्तरीय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पटना के हवाई अड्डा का नाम क्या है, तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला, तो जनता पार्टी को बहुमत मिला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस पार्टी का हार हुआ, तो कांग्रेस पार्टी का हार हुआ, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथ का पंजा छाप है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया, तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में पड़ती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30
30 नंबर प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है, तो बहुदलीय होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर जिला का जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे कम है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो 1 भी रुपया नहीं लगता है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में आर्थिक सुधार कब आरंभ हुआ, यानी कब शुरू हुआ, तो 1991 में शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो उपभोक्ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो उत्तरी बिहार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सुनामी कहाँ पे आता है, तो सुनामी समुद्र में आता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था,
तो 1867 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा था, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि मार्टिन लूथर कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि मार्टिन लूथर कौन थे, तो जो मार्टिन लूथर थे ये धर्म सुधारक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे जोहान्सबर्ग नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन रबी फसल है, तो जो गेहूं होता है ये रबी फसल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो 40% है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य है, तो अपना बिहार बीमारू राज्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो जो सुनामी होता है ये प्राकृतिक आपदा होता है, ये मानव जनित आपदा नहीं होता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर के 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 48 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। यहाँ पे हम सभी का कमेंट देख रहे हैं। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।